नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको वो ख़बरें और ख़बरों के पीछे की ख़बरें पहुँचाते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते हैं। दिल्ली में बहुत से वाक़यात हो रहे हैं। ये जो फसाद हुआ जिसमें अब तक 53 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी और इसके अलावा अब भी बहुत से लोग अस्पताल में हैं। नालों से डेड बॉडीज़ अब तक भी निकल रही हैं। हालात अच्छे नहीं हैं। पूरा देश एक तरह से सकते में है। इसके पीछे क्या कुछ है, बीजेपी के लीडर कपिल मिश्रा की वीडियो आप देख चुके हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर और दूसरे जो बहुत सी चीज़ें हैं आपके सामने हैं। हुकूमत का क्या रवैया रहा है, पुलिस का क्या रवैया रहा है, वो सब आपके सामने है। और इसमें मरने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं बल्कि हिंदू भी मरे हैं। हमारी हमदर्दी तमाम उन लोगों के साथ है जो बेगुनाह मारे गए हैं। जो मारने के लिए आए थे उनके साथ तो हमारी क्या हमदर्दी हो सकती है, लेकिन जो बेगुनाह थे मारे गए, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हमारी हमदर्दी, हमारी सांत्वना उन फैमिलीज़, परिवारों के साथ है। मेरे साथ इस वक्त अनीस अहमद खान साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम आपसे अब से पहले आरएसएस और बीजेपी की कार्य प्रणाली, वर्किंग स्टाइल पर कई बार बात कर चुके हैं। अब ये फसादात जो हुए हैं ये बिल्कुल अलग किस्म के हुए हैं। इसमें गोली का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। इसमें बच्चे और औरतें भी जुल्म करती हुई नज़र आई हैं। इसमें ऐसे एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल हुआ है जिसमें लगता है कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, हो सकता है कुछ विदेशी एजेंसियां भी उसमें इन्वॉल्व रही हों, वो भी चीज़ें आई हैं। लेकिन कुछ ख़ास वो पहलू जो अनछुए हैं उसके बारे में आप बताइए, आपके पास क्या नई इन्फॉर्मेशन है। ये बहुत ही तकलीफ़ का वक्त है लेकिन हमें लोगों तक सच्चाई और हकीकत पहुंचानी है। वेलकम है आपका जनाब अनीस अहमद खान साहब। आप बताएं कि आपको क्या कुछ और नई इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में ताकि लोगों को हम बाखबर कर सकें। मैं तो पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपने सामाइन से कि मेरी आवाज़ बैठी हुई है, ज़रा धीरे से बोलूँगा। जी जी। मैं खुद गया हूँ देखने के लिए, वहाँ पे एक नहीं 2 बार गया हूँ और एक एक घर देखा मैंने, लोगों से बातचीत की है। काफ़ी बड़ी तकलीफ़देह बात है। लेकिन मैं बात यहाँ शुरू करूँगा राजदीप सरदेसाई की एक किताब से। जी। उन्होंने किताब लिखी है गोधरा के ऊपर, जब दंगे हुए थे उसके लिए। उन्होंने उसमें एक चीज़ लिखी है कि वो जब गोधरा में एक जगह गए तो एक छोटा बच्चा, कोई 15 साल का, छोटा ही है, वो इन्वॉल्व था और आग लगाने के लिए घूम रहा था। तो उसको रोक के पूछा उन्होंने कि तुम कौन हो, तो उसने बताया अपना नाम। तो वो शेड्यूल कास्ट था। तो उन्होंने कहा तुम ये क्यों कर रहे हो? बोले मुझसे ये कहा गया कि अगर यहाँ से सारे मुसलमान भाग जाएंगे तो हम तुम्हें उनकी जगह ज़मीनें तुम्हारे हवाले कर देंगे। मैं वहाँ से करता हूँ राजदीप सरदेसाई। जी जी। नाम जाना पहचाना है, बड़ी बात, आप जानते हैं। वो दिमागों में इसी तरह से जहर भरा जाता है। मैंने आरएसएस को बड़े करीबी से देखा है। इस दंगे में जो सबसे ख़ास बात है ये है कि इसमें एक जो चीज़ आई जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है कि बाहरी लोगों ने आके यहाँ पे उत्पात मचाया है। जी। और ये जेनोसाइड किया है। ये भी इत्तला थी कि 2 स्कूलों में 2000 लोग आकर के रहे, उनके खाने पीने रहने का सारा इंतज़ाम किया गया और पुलिस उसके आसपास थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए इसको जेनोसाइड कहा जा रहा है, इसलिए इसको वेल प्लान कहा जा रहा है। अचानक होने वाले दंगों में ईंटें पत्थर इस्तेमाल होते हैं, गोलियां इस्तेमाल नहीं होती, एक्सप्लोजिव इस्तेमाल नहीं होते, सिलेंडर्स इस्तेमाल नहीं होते। जी, बात आप अपनी आगे बढ़ाइए। भाई, जो पहली गोली चली और पहला दंगा शुरू हुआ उस मज़ार के सामने से, जो आपके जहाँ से दंगा शुरू हुआ है, उसके सामने एक अस्पताल है, मोहन अस्पताल कहलाता है, तो उसकी छत से शुरू हुआ है। वहाँ से गोलियाँ चली हैं, वहाँ से दंगा शुरू हुआ है। और तुम भाग क्योंकि उसके आगे लगा हुआ था, टेंट लगा हुआ था जहाँ पे एजिटेशन चल रहा था। उसके बाद छोड़िए तो बहुत सी बातें ऐसी चली, तो वहाँ तक आदमी कैसे चढ़ के पहुँचे ये देखने वाली बात है। यहाँ ऐसी बात है कि जो ज़राए से खबर आ रही है गलत है या सही है, पुलिस को इसकी इंक्वायरी करना चाहिए।
हरदम आ रहा है कि बाहर के लोग, बाहर का विदेशी नहीं है कोई, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जहाँ जहाँ दंगा हुआ है वो यूपी से लगे हुए इलाके हैं जी, जो बागपत से बड़ौद से रास्ता आता है लोनी के रास्ते, उसके ये इलाके बिल्कुल हैं, यहीं से लगा और हुआ रास्ता। उन्हीं 4-5 जगहों पे दंगा हुआ जहाँ बीजेपी के इस इलेक्शन में एमएलए जीते हैं। जी जी, ये भी एक देखने की बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब यहाँ पे खबर ये आ रही है कि बाहर से, जगह नहीं बताऊंगा मैं, नाम लूँगा उन जगह की, 40 हज़ार का लालच दे के यहाँ से लाया गया। जैसा आपने कहा कि उनको एक स्कूल में रखा गया और जी, जी। उनकी खातिरदारी की गई, उनको झोंका गया। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बाहर से लोग बाग आए थे, और मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से पैसे दे के लोग बाग, जिससे खबर आ रही है, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, पैसे लेकर के ये लोग आए। वायरल हो रही है, फेसबुक पे वायरल हो रही है बड़े ऐसे लोगों की। उन्होंने भी नाम नहीं दी जगह की, किसी चीज़ की नाम नहीं दिया, ना जात का नाम दिया। वो लोग हैं वहाँ, उन गाँव में लाशें पहुँची हैं। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है, मैं नाम भी ले सकता हूँ, आप तो बता रहे हैं, रटौल एक जगह है, उसके आसपास, बागपत के आसपास, वहाँ के आसपास के गांवों में भी कुछ डेड बॉडीज पहुंची हैं, ऐसी भी कुछ खबरें हैं। जी आप आगे बढ़ें। डेड बॉडीज पहुंची है, लेकिन वो आदमी नहीं पहुंचे और पूरी डेड बॉडीज, हाँ, सारी डेड बॉडीज नहीं पहुंची, बहुत से लोग लापता हैं, क्योंकि नाले में डाल दिए गए। जो भी मर के निकलते हैं तो उन्हें मुसलमान कह दिया जाता है, हिंदू कह दिया जाता है। कई तो ऐसी हड्डियां इकट्ठी हैं कि जिनका भी फॉरेंसिक होकर पता लगाया गया कि यानी वो डिकम्पोज हो चुकी हैं बॉडीज और हड्डियां निकल गई, हड्डियां जो जल गए हाँ, जलने वालों में, तो उनमें से ये पता नहीं चल रहा है कि कौन है क्या है। जिस तरीके के मसाजिद में आप देखिए शराब की बोतलें मिली हैं। सबसे बड़ी बात है कि बाहर से आए थे लोग, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, और उन्हीं इलाकों में दंगे क्यों हुए। दंगा भड़का जाफराबाद में, जाफराबाद में कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके आगे कम से कम 10 किलोमीटर जाके, 5 किलोमीटर जाके ये दंगा शुरू हुआ और इसने आग पकड़ ली। वो पूरा इलाका यूपी के बॉर्डर से लगा हुआ है। हालांकि उसी बीच चांदबाग, मुस्तफाबाद, चांदबाग, शिव विहार, दंगा तो चांदबाग से शुरू हुआ है ना। और उसकी विजुअल्स, उसके वीडियो जो उसी रात में आ रहे थे, हमने देखा कि बिल्कुल ऐसे जैसे आप फिल्म में देखते हैं ना पुराने जमाने वाली, और पूरे गांव में आग लगी हुई दिखानी है, बिल्कुल ऐसा हाल भाई। अब उसके अलावा मैं इसी जुमेरात को वहां था, उस मजार के पास, दिन में, जुमेरात को, दंगे के, अभी 2 दिन पहले फूल लगे हुए थे वहाँ पे, लोग वहाँ बैठे हुए फूल बेच रहे थे। हिंदू मुसलमान, ज्यादातर हिंदू लोग आके वहाँ पे चढ़ावा मज़ारों में तो अक्सर बहुत से हिंदू लोग आते हैं, चढ़ावा वो फूल खरीद रहे थे, और जो बेचने वाले थे वो भी हिंदू थे। तो ये हिंदुओं ने वहाँ के तो आग लगाई नहीं, जी बिल्कुल, ना उन्होंने वहाँ पे बम फेंके। सही। तो फिर वो लोग कौन थे? अगर हिंदुओं ने किया होता तो इतनी जल्दी नफरत खत्म नहीं होती, और वो वहाँ पे फूल खरीदने और बेचने ना आते, चढ़ाने नहीं आते। जी बिल्कुल। रूमाल बांधे हुए, क्योंकि मुसलमान जाता है उसकी एक अलग स्टाइल होती है। दुआ मांगने की एक हिंदू जाता है, साड़ियाँ पहनी हुई औरतें मौजूद, मैंने खुद देखा। तो अगर वो लोग वहाँ के थे तो वो फिर क्यों आ गए इतनी जल्दी? जी। और फिर वो जो अस्पताल है जहाँ से गोली चली है, इस तरीके से वहाँ हिंदू वहाँ का नहीं लड़ा है, ये सब बाहर से आए। अब हमारी पुलिस को ये पता लगाना है कि बाहर से कौन है, क्योंकि हमारी पुलिस ने नैरेटिव 2 लोगों पे बना दिया है। एक वो शाहरुख खान लड़का, और एक वो जो ताहिर हुसैन कौंसलर। ताहिर हुसैन कौंसलर की बात ये है, 3 मंजिला घर था, उसके घर में 100 से ज़्यादा आदमी थे। वहाँ हमने लोगों से पूछा। अच्छा, उसमें एक सवाल भी है, देखिए, जो भीड़ हमला करने आ रही थी उसके हाथ में पत्थर थे, एक बंदूक थी, जो भी था वो पुलिस को देखना है, वो हमलावर थे, या कोई अगर अपनी छत से अपने बचाव में पत्थर मारने के लिए इकट्ठे हुए या खड़े हुए, वो हमलावर थे। सेल्फ डिफेंस में कौन था और हमला करने वाला कौन था, इस लाइन पर भी पुलिस और अदालतों को सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ इतनी ही बात नहीं है जितनी बात अभी तक मीडिया में बताई जा रही है, गौर करने की ज़रूरत है। सेल्फ डिफेंस में किसी का अगर कत्ल भी हो जाए तो उस पर भी सज़ा नहीं है हिंदुस्तान के कानून में। इसी के साथ जो वो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो कर्मचारी है, अफसर नहीं है वो, एक कर्मचारी इंटेलिजेंस ब्यूरो का,
जो मारा गया बेचारा, हाँ, मारा गया, बिल्कुल अफसोस की बात है। कोई भी और मारा गया। उसके भाई ने बयान दिया कि मारने वाले जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, यानी उसे मुसलमान समझ के मारा था उन्होंने। उसे मुसलमान समझ के जी, मारा था। जी, जी। लेकिन वो बयान दूसरे दिन एक कह के हाँ, मीडिया में कहा कि ये गलत बयान है, उसकी तरदीद कर दी गई। उसका भाई आज तक पता नहीं कि वो कहाँ गया हाँ, है। हाँ, वो ऐसे मौकों पर ऐसे लोगों को गायब कर दिया जाता है, क्योंकि- या लालच दे करके या धमका करके। क्योंकि दिल्ली सरकार का एक फैसला है, जी। उनके विधानसभा में फैसला है कि सरकारी ड्यूटी के और सरकारी लोगों को हम 1 करोड़ रुपए देंगे। 1 करोड़ रुपए मिल गया उससे वहाँ पे जी, 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 सब, लेकिन एक जान तो चली गई। हाँ, जान चली गई। और वो जान फिर कंट्रोवर्शियल बनाई जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो आईबी में है आदमी और वो हिंदू मुसलमान है तो वो आईबी में क्यों होता है? क्योंकि आईबी में तो ऐसा आदमी रह नहीं सकता हाँ, है। हाँ, कम्युनल लोग नहीं रखे जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पुलिस की बात अलग है, कम्युनल नहीं होने चाहिए, ये भी चाहिए एक बात है। चाहिए। हाँ। तो क्या कि साहब आपस की लड़ाई में मारा गया, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, कई चीजें हो रही, नैरेटिव कई बनाए जा रहे। लेकिन मैं तो अब यहाँ ये कहता हूँ, जो बाहर के लोग आए हैं, जी, जी। जिनको बार बार प्रेस ने कहा कि बाहरी लोगों ने किया है, तो पुलिस उन बाहरी लोगों की जांच क्यों नहीं कर रही है? सिर्फ 2 आदमियों पर जांच टिक गई, एक शाहरुख के ऊपर जो पिस्तौल लिए हुए था, और एक काउंसलर। और वो जो खबर आ रही है बागपत के आसपास, कुछ बीजेपी के लीडर्स 30-30, 40-40 हज़ार रुपए दे करके, लालच दे करके लड़कों को लेकर के आए थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी कि चाहिए। वो कौन था जो इन बेगुनाह बच्चों को भड़का करके और अपने जाल में फंसा करके पैसे का लालच दे करके। देखिए, मुल्क में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा है। अभी मुश्किल ये हो रही है कि मुल्क में आम एवरेज किस्म के पढ़े लिखे बच्चे को भी 5,000, 10,000 की नौकरी मिलनी मुश्किल हो रही है। और हर महीने उसका 2-4 हज़ार का खर्चा, मोबाइल इसका उसका, मोटरसाइकिल का, हर एक के साथ लगा हुआ है। अब उसमें किसी बेगुनाह नौजवान को जिसके पास पैसे की ज़रूरत है, उसे 35-40 हज़ार रुपये का लालच अगर दें और ये कहा जाए कि बस 1 दिन के लिए जाना है, 2 दिन के लिए, तो कौन नहीं उस लालच में आ जाएगा। तो ये सूरत है। इन सारे पहलुओं को हुकूमत को भी समझना चाहिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी, पुलिस को भी। अफसोस ये है कि पुलिस दूसरी तरफ पार्टी बनी हुई है जो नज़र आ रही है। इंसाफ कहाँ से मिले? इस मुल्क की डेमोक्रेसी, इस मुल्क की सब सारे रंग एक साथ इकट्ठे जिस तरह से होने चाहिए, जो विविधता में एकता की बात है, उसको बाकी रखने के लिए, मुल्क को मजबूत बनाने के लिए मैं समझता हूँ इंसाफ देना बहुत ज़रूरी है। और इंसाफ देने के लिए सही हुक्मरान सही फैसले ले, ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।